बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बाबर अवान के हवाले से। बाबर अवान नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में जो करप्शन रेफरेंस था उसके अंदर मुलज़म थे, मरकज़ी मुलज़म थे। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आसफ़ ज़रदारी की संगत ने इनको भी बदनाम किया था और इनको भी मुलव्वस किया था इस करप्शन के केस में। बेसिकली इनके ख़िलाफ़ कोई डायरेक्ट तो कोई एलिगेशन नहीं था, लेकिन क्योंकि बतौर इनकी जो मिनिस्ट्री थी वो इसमें मुलव्वस थी और असल काम तो ये ब्यूरोक्रेसी करती है। ब्यूरोक्रेसी ने यह सारा कुछ किया था इस केस के अंदर, जहाँ पर ये मुलव्वस थे बाबर अवान, वहीं पे साबका एक जस्टिस साहब भी मुलव्वस थे और राजा परवेज़ अशरफ और बाकी जो लोग हैं वो भी इस केस के अंदर मुलज़म हैं। अब होता यह है कि 25 जून 2019 को बाबर अवान इस केस को फेस करते हैं, इसमें पेश होते हैं, अपनी ज़मानतें करवाते हैं और करवाने के बाद ये अपने केस को बरीयत की दरख्वास्त देते हैं। बरीयत की दरख्वास्त में इनको इस्लामाबाद नैब अदालत ने 25 जून 2019 को बरी कर दिया था और ये जज अरशद मलिक की अदालत थी। और जज अरशद मलिक की बदनामी से ये कोई एक हफ़्ता पहले की बात थी जब बाबर अवान को रिलीफ़ दिया गया था और बाबर अवान को एक्यूट किया गया था। उसके ख़िलाफ़ नैब की आप फुर्ती देखें, 25 जून का ये फ़ैसला है। 4 जुलाई को नैब ने इसके ख़िलाफ़ बाबर अवान के ख़िलाफ़ जो बरीयत थी उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल कर दी। हालांकि जो एक्यूटल होती है, अपील अगेंस्ट एक्यूटल, जो हमारा सेक्शन 417 है CRPC का, उसका बहुत कम स्कोप है और बहुत कम केसेस में हम देखते हैं कि बरीयत के ख़िलाफ़ कोई अपील में जाता है। उसकी वजह यह होती है कि जब किसी को बरी किया जाता है तो उसके बाद दोबारा उसकी कन्विक्शन का चांसेस कोई 1% भी नहीं होता। लेकिन नैब ने अपना फ़र्ज़ भी पूरा करना था और नैब ने अपनी एफिशिएंसी भी दिखानी थी और नैब ने 4 जुलाई को बाबर अवान के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल कर दी। अब आप ये देखें कि नवाज़ शरीफ की अपील आज तक नहीं लगी। जज अरशद मलिक चला गया, सारी चीज़ें सामने आ गई, वीडियो स्कैंडल सामने आ गए, लेकिन वो अपीलें आज तक पेंडिंग हैं। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ अपीलें आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जो सेंटेंस के ख़िलाफ़ अपीलें हैं वो पेंडिंग हैं। जो एक्यूटल के ख़िलाफ़ अपील थी बाबर अवान के ख़िलाफ़ वो फ़िक्स हो गई और वो सरबराही में बेंच बन गया चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में। आज उसके ऊपर समाअत होनी थी और लेकिन वो केस लेफ़्ट ओवर हो गया और जैसे रेगुलर केसेस हैं वो अदालतों में आजकल नहीं सुने जा रहे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी काफ़ी केसेस सामने आए थे कोरोना के, और जिसकी वजह से ये जो अपीलें हैं वो अक्सर जब भी फ़िक्स होती हैं तो उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो बेंच है, ये बेंच क्या जो एक्यूटल है उसको सेट असाइड कर सकता है? एक्यूटल आर्डर को क्या वो जो एक्यूट किया गया था बाबर अवान को, क्या वो ठीक था या गलत था? क्योंकि इसके बारे में पहले जो जिन लोगों को सज़ा हुई है या जिनकी बरीयत की दरख्वास्तें खारिज हुई हैं, राजा परवेज़ अशरफ लोग हैं, उनकी जो अपीलें हैं वो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उनको सुना गया तो उन्होंने ये कहा कि जो इसमें मरकज़ी मुलज़मान थे उनको तो बरी कर दिया गया है, लेकिन हमें सज़ा सुनाई गई, हमारी जो बरीयत की दरख्वास्तें थी वो खारिज की गई। और क्योंकि हम अपोजिशन से हैं और वो हुकूमत में थे इसलिए उनको रिलीफ़ मिल गया और हमें रिलीफ़ ना मिला। ये मेजर ग्राउंड है राजा परवेज़ अशरफ की जो उसकी एक्यूटल की एप्लीकेशन खारिज हुई थी उस अपील में। उस पे भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस किए हुए हैं नैब को, और नैब ने इसमें भी, क्योंकि इसमें नैब मुद्दई है, नैब अपीलांट है और रिस्पोंडेंट इसमें बाबर अवान है। बाबर अवान क्योंकि ख़ुद इस वक्त वकालत नहीं कर सकते, हमारा जो बार कौंसिल एक्ट है, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट, उसके तहत जब कोई किसी सरकारी अहदे पर होता है तो वो प्राइवेट वकालत नहीं कर सकता। इसलिए बाबर अवान जितने भी केसेस में पेश हो रहे थे इमरान ख़ान की तरफ से, उन सारे केसेस में भी ये वकालतनामे चेंज हो रहे हैं और इसी तरह बाबर अवान अपने आप को भी इसमें पेश नहीं कर सकते या अपने आप को भी उसमें बतौर वकील पेश नहीं हो सकते। अब क्योंकि बाबर अवान ने पहले वो अपने केस को ख़ुद फेस कर रहे थे, अब उन्होंने ख़ुद एक वकील करना है, इसलिए उन्होंने टाइम मांगा है।
इस केस के अंदर जो एलिगेशन है वो ये है कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट एक ख़ास टाइम दिया गया था, एक ख़ास पीरियड था, उसके अंदर अंदर उसको मुकम्मल करना था, लेकिन उस नंदीपुर पावर जो प्रोजेक्ट है उसकी फ़ाइल घूमती रही, कभी लॉ मिनिस्ट्री की टेबल्स पर, कभी वो वज़ीर आज़म की टेबल्स पर, कभी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की टेबल्स पर, और इसी तरह ये घूमते घूमते सालों ये टेबलों पे घूमती रही। और उसके बाद उसका जो नुकसान था, जिन कंपनियों के साथ इन्होंने ठेका किया हुआ था, जिन लोगों को इन्होंने पैसे दिए हुए थे, वो कंपनीज़, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते गए और इनका जो इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी ना हुई, डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना हुई, जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट को और वो काम आगे ना बढ़ सका। उसमें जो राजा परवेज़ अशरफ है, जो रेफरेंस है उसके अंदर राजा परवेज़ अशरफ को मरकज़ी मुलज़म डिक्लेयर किया गया है। और क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ जो उस वक्त इस मिनिस्ट्री के थे, जो हेड थे, और वो देख रहे थे इन सारी चीज़ों को, उन्होंने इसके अंदर एक अहम बात यह है कि अपनी मर्ज़ी के लोगों को पहले ठेका दिलवाया। वो ठेका दिलवाने के बाद मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है, मैंने इस रेफरेंस को पढ़ा है कि बाबर अवान की मिनिस्ट्री इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी या इसको साइन नहीं कर रही थी। इस मिनिस्ट्री को ये लगता था कि राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से जो कुछ आया है और जो उनकी तरफ से अप्रूवल के लिए जो प्रपोज़ल आई है वो ठीक नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसी लीगल कुछ लेक्यूनाज हैं जिनको पूरा किए बगैर उन फाइलों को साइन नहीं किया जाना चाहिए, और वो उन्होंने वापस भिजवा दी थी। और राजा परवेज़ अशरफ क्योंकि अपनी मर्ज़ी के लोगों के साथ ये डील कर रहा था और उनको ठेका दे रहा था। बाबर अवान के साथ आपको हज़ार इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और उस वक्त वो अपनी मिनिस्ट्री को देख रहे थे, तो उस वक्त में उनका रिकॉर्ड साफ़ है और सिवाय इस केस के उनके ख़िलाफ़ कोई मेजर एलिगेशन नहीं है और वो करप्शन के किसी एलिगेशन में मुलव्वस नहीं है। इस केस में भी उनका डायरेक्ट रोल नहीं था, रेफरेंस में भी उनका डायरेक्ट रोल नहीं था, लेकिन उसके जो अपील है उसको दोबारा समाअत के लिए फ़िक्स किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच बन चुका है। अब इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक तो ये है कि ये जो अपील है ये मंजूर हो सकती है। अगर ये अपील मंजूर होगी तो उसके ख़िलाफ़ फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे बाबर अवान, और अगर ये अपील खारिज हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो फिर उसके बाद एक्यूटल के ख़िलाफ़ एक अपील होती है, दोबारा ये नहीं जाएगी, जो नैब है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। अब नैब ने जिन मैटर्स के हवाले से और जिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये अपील फ़ाइल की है और अपनी अपील के अंदर जो उन्होंने ग्राउंड्स ली हैं, जो उन्होंने उसके अंदर एलिगेशंस लगाए हैं बाबर अवान के ऊपर, वो बड़े ही मज़हक़ा खेज़ हैं। एक तो उसमें जो जज वीडियो स्कैंडल है अरशद मलिक, उसकी जो केस के हवाले से बाइसपन है उसके ऊपर बात की है कि वो बाइस था, वो केस को सही सुन नहीं रहा था, वो एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया, उन्होंने एविडेंस को सही से सुना नहीं है, सही से लिखा नहीं है, सही से जजमेंट के अंदर ये गलतियाँ की हैं। अब वो टेक्निकल ग्राउंड सारे के सारे, क्योंकि कोई फैक्चुअल ग्राउंड तो था नहीं उनके पास, वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर एक्यूटल की जो अपील कर रहे थे और उनके नॉलेज में है कि जो एक्यूटल की अपील है वो टेक्निकल ग्राउंड पर नहीं हो सकती, उसके बावजूद उन्होंने की है। अब दोबारा कब फिक्स होता है और कब इसमें आते हैं जो नोटिस दोबारा नैब को होंगे, बाबर अवान को होंगे, दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी। अब मुझे एक बात और नज़र आ रही है, वो ये है कि इन दिनों में इस अपील का जो फ़िक्स होना, क्या वो वज़ीर आज़म के ऊपर या कैबिनेट के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर है, क्योंकि ये जो आजकल के दिन हैं ये कोरोना वायरस की वजह से आजकल अपीलें नहीं फ़िक्स हो रही। आजकल तो बड़ी मुश्किल से अर्जेंट मैटर्स को सुना जाता है और ये अपीलें, और वो भी बरीयत के ख़िलाफ़ अपील, इनका फ़िक्स होना ये ख़ुद एक मानी रखता है। और ये नैब ने फ़िक्स करवाई है, ये कैसे फ़िक्स हुई है, या ब्रांच में, क्योंकि ये जजेस का काम तो नहीं होता, ये या ब्रांच के लोग इसको फ़िक्स करते हैं, और ब्रांच में कौन लोग बैठे हैं जिन्होंने इस केस को फ़िक्स करवाया है इन दिनों में, या नैब जिसको फ़िक्स कर रही थी या फ़िक्स करवा रही थी सारे के सारे मैटर को, जो भी है। लेकिन बाबर अवान के लिए आज मैंने जियो के ऊपर सुना है, वो इसके ऊपर बात कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि मसाइल पैदा हो गए हैं बाबर अवान के लिए, बाबर अवान के लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं,
और उसकी वजह यह है कि वो देखते हैं कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में बेंच है और वो चीज़ों को देखते हैं, तो शायद वो अपील मंजूर कर लें और जो उनकी बरीयत की दरख्वास्त है उसको खारिज कर दें। और जब बरीयत की दरख्वास्त खारिज करेंगे तो फिर उसके बाद उनको कहा जाएगा कि जाएं और नीचे ट्रायल को फेस करें, क्योंकि ये मेरिट के ऊपर नहीं केस सुना गया था। ये जब भी आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल होता है, फ़र्द जुर्म लगता है, तो आपके पास दो ग्राउंड हैं, या तो आप केस को फेस करते हैं, एविडेंस आती है और सारे मामलात होते हैं, या जब आप ये समझते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है तो आप 265K की एप्लीकेशन देते हैं CRPC की, और आप जो स्टार्ट में ही उसको एक्यूट हो जाते हैं और इस केस को अपने तय ख़त्म करवा देते हैं। तो अब क्योंकि ये बरीयत की दरख्वास्त थी, ये मेरिट के ऊपर केस डिसाइड नहीं हुआ था, इसलिए अदालत कह सकती है कि इसको मेरिट के ऊपर सुना जाए और ये जो बरीयत की दरख्वास्त है इसको खारिज कर सकती है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाली जो समाअत है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।